नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है जैसा बोओगे वैसा काटोगे, सास बहू की कहानी। सुनो, कल मम्मी पापा आ रहे हैं। वह 10 दिन हमारे साथ ही रहेंगे। एडजस्ट कर लेना। मयंक स्वाति को बेड पर लेटे हुए कहा। स्वाति जवाब में बोली, कोई बात नहीं, आने दीजिए। सुबह जब मयंक की आंख खुली तो स्वाति बिस्तर पर नहीं थी। वह इधर उधर देख ही रहा था कि इतनी देर में स्वाति ने गर्मा-गर्म चाय की प्याली मयंक के आगे कर दी और कहा, चाय ले लो। मयंक बोला, अरे तुमने आज इतनी जल्दी नहा लिया? हाँ, तुमने रात को बताया था कि आज मम्मी पापा आने वाले हैं, तो सोचा घर की थोड़ी साफ सफाई कर लूँ। स्वाति ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, वैसे किस वक्त आ जाएंगे मम्मी पापा? मयंक बोला, दोपहर वाली गाड़ी से पहुंचेंगे, 4 तो बज ही जाएंगे। स्वाति देखना कहीं पिछली बार की तरह। मयंक बात पूरी करता उससे पहले ही स्वाति बोली, नहीं नहीं, पिछली बार जैसा कुछ भी नहीं होगा, और उठकर रसोई की तरफ बढ़ गई। मयंक भी नहाने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ गया। नाश्ता करने के बाद मैंने स्वाति से पूछा, तुम तैयार नहीं हुई? क्या बात, आज स्कूल की छुट्टी है? नहीं, आज तुम निकलो, मैं ऑटो से पहुंच जाऊंगी। थोड़ा लेट निकलूंगी। स्वाति ने लंच बॉक्स थमाते हुए मयंक को कहा। बाय बाय कहकर मयंक बाइक से ऑफिस के लिए निकल गया और स्वाति घर के काम में लग गई। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं तुम्हारे कहने से वहाँ चल तो रहा हूँ, लेकिन पिछली बार बहू से जिस तरह खटपट हुई थी, मेरा तो मन ही भर गया था। यह 10 दिन कैसे जाने वाले हैं? मयंक के पिताजी मयंक की मम्मी से कह रहे थे। मयंक की माँ ने पिताजी को हौसला देते हुए कहा, अजी अब भूल भी जाइए, बच्ची है, कुछ हमारी भी तो गलती है। हम भी तो अपने बहू से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगाए बैठे थे। उन बातों को साल भर बीत गया, क्या पता कुछ बदलाव आ गया हो। इंसान हर पल कुछ नया सीखता है, क्या पता कौन सी ठोकर किसको क्या सिखा दे। मयंक की माया कहकर चुप हो गई और बीते पल याद करने लगी। 2 भाइयों में मयंक बड़ा था और विवेक छोटा। मयंक गांव से 10वीं करके शहर आ गया था आगे पढ़ने, और विवेक पढ़ाई में कमज़ोर था, इसलिए गांव में ही पिताजी का खेती बाड़ी में हाथ बटाने लगा। मयंक बीटेक करके शहर में ही नौकरी करने लगा। स्वाति से कोचिंग सेंटर में ही मयंक की जान पहचान हुई थी। यह बात मयंक ने स्वाति से शादी के कुछ दिन पहले बताई। पिताजी कितने दिन तक नहीं माने थे इस रिश्ते के लिए। वह तो मैंने ही समझा बुझाकर इस रिश्ते के लिए मनाया था, वरना वह तो अपने दोस्त की बेटी अंजलि से ही मयंक का रिश्ता करने की जिद लगाए बैठे थे। स्वाति के घर वाले शादी के लिए गांव आए थे। 2 साल होने को आए उस दिन को भी। शादी के बाद दोनों शहर में ही रहने लगे। स्वाति भी प्राइवेट स्कूल में टीचर की जॉब करने लगी। पिछली बार जब गांव से आए थे तो मन में बड़ी उमंगें थी, पर 7-8 दिन में ही बहू के तेवर और बेटे की बेबसी के चलते जल्दी गांव वापस जाना पड़ा था। कई बार मयंक को फ़ोन करके बोला भी कि बेटा गांव आ जा मिलने, पर वह हर बार कह देता, माँ छुट्टी नहीं मिलती, कैसे आऊँ। लेकिन मैं ठहरी एक माँ, आखिर माँ का तो मन करता है ना अपने बच्चे से मिलने का। बहू चाहे कैसा भी बर्ताव करे, काट लेंगे किसी तरह यह 10 दिन, पर बच्चे को जी भर के देख तो लेंगे। अरे भगवान, उठ जाओ, स्टेशन आ गया, उतरना नहीं है क्या? मयंक के पिताजी की आवाज़ मयंक की माँ को यादों की दुनिया से वापस खींच लाई। सामान उठाकर हम स्टेशन से बाहर आ गए और ऑटो में बैठकर घर के लिए रवाना हो गए। घर पहुँचे तो बहू घर पर ही थी। बहू ने हम दोनों के पैर छुए, फिर हमें ड्राइंग रूम में बैठाकर हमारे लिए ठंडा ठंडा शरबत लाई। हम लोगों ने जैसे ही शरबत ख़त्म किया, वह बोली, आप दोनों सफ़र से आए हैं, थक गए होंगे, नहा लीजिए, सफ़र की थकान उतर जाएगी। फिर मैं
आपके लिए खाना लगा देती हूँ। इतना कहकर बहू खाने की तैयारी में लग गई। थोड़ी देर में मयंक भी आ गया। हम सब ने कुछ देर बातें की। 8 बज गए थे। बहू ने सबको खाना परोसा और खाने के बाद हम सब सोने के लिए चले गए। सुबह 5 बजे पिताजी उठे तो बहू उठ चुकी थी। पिताजी को उठते ही गर्म पानी पीने की आदत थी। बहू ने पहले से ही पिताजी के लिए पानी गर्म कर रखा था। नहा धोकर पिताजी को मंदिर जाने की आदत थी। बहू ने उनको जल से भरकर लोटा दे दिया। नाश्ता भी पिताजी की पसंद का तैयार था। सबको नाश्ता करवाकर बहू मयंक के साथ ही स्कूल के लिए निकल गई। पिताजी ने भी चैन की सांस ली। चलो अब 4-5 घंटे तो सुकून से निकलेंगे। खाने की तैयारी बहू करके ही गई थी, सो मैंने 4-5 रोटियां हम दोनों के लिए बनाई और खा ली। स्कूल से आते ही वो फिर से रसोई में घुस गई और हम दोनों के लिए चाय बना लाई। शाम को बहू हम दोनों को पास वाले पार्क में ले गई। वहाँ उसने हमारा परिचय वहाँ बैठे बुजुर्गों से करवाया। वह अपनी सहेलियों से बात करने लगी और हम अपने नए परिचितों से परिचय में व्यस्त हो गए। शाम के 7 बज चुके थे। हम घर वापस आ गए। मयंक भी थोड़ी देर में अपने काम से वापस लौट आया। हम सब ने एक साथ खाना खाया और फिर खूब सारी बातें की। बहू भी हमारी बातों में खूब दिलचस्पी ले रही थी। थोड़ी देर बाद सब सोने चले गए। अगले दिन रविवार था। बहू, मयंक और हम दोनों चिड़ियाघर देखने गए। हमारे लिए ताज्जुब की बात यह थी कि प्रोग्राम बहू ने बनाया था। बहू ने हमें खूब अच्छे से चिड़ियाघर दिखाया और शाम को इंडिया गेट की सैर भी करवाई। आखिर कल जब विवेक का फ़ोन आया कि फसल तैयार हो गई है और काटने के लिए तैयार है, तो हमें अगले ही दिन गांव वापसी का प्रोग्राम बनाना पड़ा। रात का खाना खाने के बाद हम पैकिंग के लिए अपने कमरे में आ गए। पैकिंग करने के बाद हम सोने ही वाले थे कि इतनी देर में बहू हमारे कमरे में आ गई। बहू की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने पूछा, क्या बात है बहू, रो क्यों रही हो? तो बहू ने कहा, माँ जी, पिताजी, पहले आप लोग एक बात बताइए, क्या पिछले 15 दिनों में कभी आपको यह महसूस हुआ कि आप अपनी बहू के पास हैं या बेटी के पास? नहीं बेटा, सच कहूँ तो तुमने हमारा मन जीत लिया। हमें किसी भी पल नहीं लगा कि हम अपनी बहू के पास रह रहे हैं। तुमने हमारा बहुत ख्याल रखा। लेकिन एक बात बताओ बेटा, तुम्हारे अंदर इतना बदलाव आया कैसे? बहू बोली, माँ जी, पिछले साल मेरे भाई की शादी हुई थी। मेरे मायके की माली हालत बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है। इन छुट्टियों में जब मैं वहाँ रहने गई तो मैंने अपने माता पिता को एक एक चीज़ के लिए तरसते देखा। बात बात पर भाभी के हाथों तिरस्कृत होते देखा। मेरा भाई चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। मैं वहाँ उनके साथ हो रहे बर्ताव से बहुत दुखी थी। उस वक्त मुझे अपनी करनी याद आ रही थी कि किस तरह का सलूक मैंने आप दोनों के साथ किया था। किसी ने यह बात सच ही कही है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। मैं अपने माँ बाप का भविष्य तो नहीं बदल सकती, लेकिन खुद को बदलकर मैं यह उम्मीद तो अपने आप में जगा ही सकती हूँ कि कभी मेरी भाभी में भी बदलाव आएगा और मेरे मम्मी पापा भी सुखी होंगे। बहू की बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं।
मैंने बहू को गले से लगा लिया। हाँ बेटा, एक दिन अवश्य ऐसा होगा। ठोकर सबको लगती है, लेकिन संभलता कोई कोई ही है। लेकिन हम दुआ करेंगे कि तुम्हारी भाभी भी संभल जाए। बहू अब भी रोए जा रही थी। उसकी आंखों से जो आंसू गिर रहे थे, वह शायद उसकी पिछली गलतियों के प्रायश्चित के आंसू थे। आप सभी का धन्यवाद।